नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीयूष एकेडमी पॉडकास्ट। मैं हूं अदिति। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसे सुनकर कई डेवलपर्स के माथे पर पसीना आ जाता है, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस डिजाइन करना। और मैं हूं रोहित। अदिति, ओएस बनाना मतलब सीधे बिल गेट्स और लिनस टॉरवॉल्ड्स को चुनौती देना। लेकिन हाँ, ये जानना जरूरी है कि हमारे फोन्स और लैपटॉप की रीढ़ की हड्डी, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो बनती कैसे है। बिल्कुल, हमारी सोर्स टेक्स्ट बताती है कि ओएस किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस की रीढ़ होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विंडोज़, लिनक्स या एंड्रॉयड जैसा कुछ बनाने की योजना कैसे बनती है? ये सिर्फ कोड लिखने से कहीं ज़्यादा है। ये एक गहन प्लानिंग प्रोसेस है। सही कहा। और प्लानिंग का पहला कदम है उद्देश्य, यानी पर्पस तय करना। आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस समस्या को हल कर रहे हैं। क्या आप एक ओएस बना रहे हैं जो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो, जैसे एंड्रॉयड, या ऐसा जो सर्वर और डेवलपर्स के लिए फ्रेंडली हो, जैसे लिनक्स? या शायद आप दुनिया की सबसे तेज़ और सबसे बोरिंग स्प्रेडशीट खोलने के लिए एक ओएस बना रहे हों। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ये आईओटी डिवाइस, स्मार्ट टीवी या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए भी हो सकता है। बिना उद्देश्य के आपका ओएस एक ऐसी नाव बन जाएगी जिसका कोई किनारा ही नहीं है। और उद्देश्य तय करने के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है टारगेट यूजर्स और हार्डवेयर को समझना। हर ओएस हर यूजर के लिए नहीं होता। क्या आपके यूजर्स बिगिनर्स हैं जिन्हें जीयूआई चाहिए, या वे एंटरप्राइज यूजर्स हैं जिन्हें केवल सुरक्षा और स्थिरता चाहिए? हार्डवेयर भी महत्वपूर्ण है। अगर आप मोबाइल के लिए ओएस बना रहे हैं तो ARM आर्किटेक्चर पर काम करना होगा। अगर पीसी या लैपटॉप है तो x86 या x64 प्लेटफॉर्म। और अगर आप भविष्य की ओर देख रहे हैं तो RISC-V जैसे नई ओपन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को भी ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं थोड़ा तकनीकी हिस्से पर। ओएस का प्रकार, टाइप। शुरुआती लोगों के लिए मोनोलिथिक या माइक्रो कर्नल आधारित ओएस से शुरू करना बेहतर माना जाता है। लेकिन ओएस के प्रकार कई होते हैं। बैच ओएस, टाइम शेयरिंग ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। लगता है जैसे हम किसी पुरानी टेक लाइब्रेरी में आ गए हैं। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कर्नल डिज़ाइन की योजना बनाना, क्योंकि कर्नल ओएस का दिल है। कर्नल ही सब कुछ मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और डिवाइस ड्राइवर्स। और यहाँ दो बड़े खिलाड़ी हैं, मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रो कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल तेज होता है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स, जैसे एक बड़ा अस्त-व्यस्त कमरा जहाँ सब कुछ एक जगह रखा है। अगर एक चीज़ टूटी तो पूरा कमरा बिखर जाएगा। जबकि माइक्रो कर्नल ज़्यादा सुरक्षित और मॉड्यूलर होता है। ये सब कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। अगर एक कंपोनेंट क्रैश होता है तो पूरा सिस्टम डाउन नहीं होता। ये थोड़ा धीमा हो सकता है क्योंकि कंपोनेंट्स को एक दूसरे से बात करने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन ये ज़्यादा विश्वसनीय है। अब बात करते हैं उस भाषा की जिसे डेवलपर्स सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा कोसते भी हैं, प्रोग्रामिंग भाषा। क्योंकि ओएस एक लो लेवल सॉफ्टवेयर है, इसलिए सी सबसे लोकप्रिय विकल्प है। ये पुरानी, भरोसेमंद और खतरनाक है। खतरनाक क्यों रोहित? क्योंकि सी आपको मेमोरी को खुद से मैनेज करने देता है, जिससे गलती की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर आप थोड़े मॉडर्न हैं तो आप C++ या रस्ट का उपयोग करेंगे। रस्ट विशेष रूप से मेमोरी सेफ्टी के लिए बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, जो आधुनिक ओएस के लिए ज़रूरी है। और अगर आप बूट लोडर लिख रहे हैं, जो ओएस को शुरू करने का पहला चरण है, तो आपको असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करना होगा। ये ऐसी भाषा है जिसे केवल रोबोट्स ही पूरी तरह समझते हैं। ये तो बात हुई इंजीनियरिंग की, लेकिन एक अच्छा ओएस डेटा को कैसे मैनेज करता है? अगला पॉइंट है फाइल सिस्टम और मेमोरी मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम तय करता है कि डेटा डिस्क पर कैसे स्टोर होगा, चाहे वो FAT हो, NTFS या ext4। वर्चुअल मेमोरी ऐसी है जैसे आप किसी को दिखा रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, जबकि असली अकाउंट में बस थोड़े से ही बचे हैं। लेकिन ये परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब टेक्निकल डिटेल से बाहर निकलते हैं और आते हैं उस हिस्से पर जिसे यूजर्स असल में देखते हैं, यूजर इंटरफेस, UI UX। क्या ये CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस होगा, यानी बस काली स्क्रीन पर टेक्स्ट, या आप एक शानदार GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहते हैं? GUI के लिए आपको विंडो मैनेजर, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, आइकन्स और थीम्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये तय करना होगा कि यूज़र माउस से इंटरैक्ट करेगा या टच स्क्रीन से। ये वो जगह है जहां आपकी डिज़ाइन टीम के कलाकार दिमाग काम करना शुरू करते हैं। और आज के युग में UI से भी ज्यादा अहम है सुरक्षा, सिक्योरिटी। अगर आपका OS सुरक्षित नहीं है तो वो पहले दिन ही हैक हो जाएगा। यूजर ऑथेंटिकेशन, फाइल परमिशंस और प्रोसेस आइसोलेशन जैसे फीचर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रोसेस आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है।
ये सुनिश्चित करता है कि अगर एक एप्लीकेशन क्रैश या मलिशियस होता है तो वो पूरे सिस्टम को प्रभावित ना करे। ये एक तरह का डिजिटल बाड़ है। और हाँ, सुरक्षा के बाद भी आपका ओएस क्रैश हो सकता है, इसलिए अंतिम चरण है टेस्टिंग और डीबगिंग। ओएस बनाना बिना टेस्टिंग के संभव ही नहीं है। आपको QEMU, वर्चुअल बॉक्स या बॉक्स एम्यूलेटर जैसे टूल्स का उपयोग करना होगा। टेस्टिंग में आपको मेमोरी लीक्स, क्रैश हैंडलिंग और परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होगा। अगर आपने अपना ओएस बना भी लिया और वो हर 5 मिनट में क्रैश हो रहा है तो कोई उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। और अंत में एक अच्छे ओएस की पहचान है उसका डॉक्यूमेंटेशन और फ्यूचर रोड मैप। अगर दूसरे डेवलपर्स आपके सिस्टम आर्किटेक्चर को नहीं समझ सकते तो वो ओएस आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको सिस्टम कॉल्स और डेवलपर गाइड स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। फ्यूचर रोड मैप में ऐप सपोर्ट, पैकेज मैनेजर और अपडेट्स की योजना होनी चाहिए। एक ओएस कभी खत्म नहीं होता, ये लगातार विकसित होता रहता है। निष्कर्ष ये है कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना आसान नहीं है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लेकिन अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो छोटे कर्नल या शैक्षिक ओएस से शुरुआत करें। याद रखें, हर बड़ा ओएस एक छोटे एक्सपेरिमेंट से ही शुरू हुआ था। तो अपनी योजना बनाएं और शायद कल हम आपके ओएस के बारे में बात कर रहे होंगे। इस नोट पर हमें इजाज़त दीजिए। आप सुनते रहिए टेक टॉक। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।